एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबियत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। पहला घूंट सीना काटता हुआ जिस्म में तहलील हो गया, दूसरे ने हलक में शोले भर दिए। वो कोई बहुत सख्त शराब थी। जिंदगी की तलखी पीते पीते मैं इसका आदी हो गया था। मुझे शराब से कोई रगबत नहीं थी। रसीले होंठों से कसीद किए हुए रस में जो नशा होता है वो शराब में कहाँ। कर्नल की शरीफ सुराही मेरे शराब में रखी हुई थी और मेरी नज़रें तो सिर्फ रीता पर थीं। मेरी सुराही तो वही थी और उसके जाल में शराब भरी हुई थी, बल्कि छलक रही थी। वो दो तीन घंटों के हिसाब ने वो नशे का काम किया और शराब एक थपकी है, नूरी है, खिलौना है, झंझना है। शराब एक बारिश है, शराब एक तवाइफ है, खुली हुई आंखों की नींद है। मैंने और कर्नल ने बड़ी दिलचस्प नोक झोंक का आगाज़ किया। मैं इधर से उधर की वाक़या सुनाकर महफूज हो रहा था और गुफ्तगू का कोई एक मौजू नहीं था। मुझे बहर सूरत नफासत और सलासत से तैयार रहना था कि ताकि उसे मैं और ये सायतें याद आती रहें। और मुझे एहसास था कि इन दिनों दोस्तान में अंग्रेज़ कैसी तन्हाई महसूस करते होंगे। उन्हें गमगुसारों की तलाश होती होगी और ख़ुसूसन कर्नल तोमर के उस हिस्से में पहुंच गया था जहां बैठकर दिलचस्प बातें करने और सुनाने की ख्वाहिश उभरती है। कर्नल जाम पर जाम लुंडाता रहा और मैं उसकी तनखानियाँ करता रहा और उसे हंसाता रहा। कोई 11 बजे के करीब रीता ने हमें खाने पर चुनने की दावत दी और कर्नल के कदमों में कोई डगमगाहट नहीं थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर कोई ज़ाहद ये फतवा सादर नहीं कर सकता कि उसने शराब पी है। मुझे उसकी बर्दाश्त पर बड़ी हैरत हुई। जब हम उठने लगे तो फ़ोन की घंटी ने सबको मुतज़ब कर दिया। कर्नल ने बेइतनाई से रीता को इशारा किया। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से मुखातब शख्स कर्नल ही से बात करने पर बज़िद था। कर्नल ने रिसीवर रीता के हाथ से लेकर मुंह बनाकर कहा, हेलो, और वो चौंक पड़ा। वो कब से नहीं है। मेरा माथा ठनका और मेरी समात अपनी तमाम तवानाई से उसकी तरफ मरकूज़ हो गई। 12 बजे के करीब से और कर्नल की आवाज़ में हैरत थी और उसके बाद कोई इतला नहीं। कुछ तवक्कुफ़ के बाद उसने सवाल किया, और मैंने तुमने कहीं पूछा? बताने वाले ने बताया होगा कि तमाम मुमकिन ठिकानों पर उसे पूछा जा चुका है। और कर्नल की आवाज़ में तज्जुब का अंसर बढ़ता गया और उसने गैर इरादी तौर पर मेरी और रीता की तरफ देखा और फिर बोला, अभी इसका इंतज़ार करो। वो किसी रईस के यहाँ मौसीकी सुन रहा होगा और शराब पी रहा होगा। उसकी गाड़ी ख़राब हो गई होगी, वो आता ही होगा, उसका इंतज़ार करो। और कर्नल ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या बात है डैडी? और रीता ने तशवीश से पूछा। मेजर रॉबर्ट अभी तक छावनी तक नहीं आया है। तो ये कौन सी अहम बात है? रीता ने सादगी से कहा, मगर उसे इतला ज़रूर देनी चाहिए थी कि वो ताख़ीर से आएगा और उसकी परेशान कुन मेजर डगलस का फ़ोन था। मेजर रॉबर्ट? और मैंने हंसकर दरमियान में दखल दिया। वो दिलचस्प है और वो बहुत ज़िंदा दिल है। यकीनन वो राजेपुर के किसी रंग महल में होगा। हिंदुस्तानी मौसीकी का चस्का पड़ गया है, कहीं बैठ गया होगा, किसी हिंदुस्तानी दोशीरा के बाग में बैठा होगा। कई दिन हुए मैंने उसे पहाड़ियों में विनेश की एक बहन के साथ मटर गश्त करते देखा था। वो छिनेरी सी लड़की, वो प्रीत, हाँ वही। और मैं ज़ेन पर जोर देकर कहा, अभी वो मेरे एक्सीडेंट कर देती। जैसे ही मैंने प्रकाश बुन के सदर दरवाजे से गाड़ी निकाली, वो सामने आ गई। ज़रा सी कसर रह गई थी। आइए कर्नल, खाना खाएं, अब बर्दाश्त नहीं होता। कर्नल फिर मुस्कुरा पड़ा। हम तीनों एक बड़ी रास्ता मेज़ के गिर्द बैठ गए। सफ़ेद वर्दियों और पगड़ियों वाले हिंदुस्तानी बेरे में खुलबली बच गई। मेज़ पर मुख्तलिफ खानों का मेला लगा हुआ था। क्या आप रोज़ इतना ही खाते हैं? मैंने उनसे पूछा। ओह नहीं, ये सब आपके लिए है, कर्नल ने शगुफ्तगी से जवाब दिया। सुना था कि अंग्रेज़ खाने की किस्म से ज़्यादा खाने के तरीक़ों पर जोर देते हैं। आज ये कॉल गलत साबित हुआ। और मैंने सफ़ेद नेकपिन में अपने घुटनों पर फैलाते हुए कहा, प्रोफेसर, तुम कुछ दिन हमारे यहाँ क्यों नहीं रह जाते? रीता ने दरमियान में लुकमा दिया। डैडी, आप इनसे कहिए कि ये मुझे हिंदुस्तान दिखाने की कोशिश करें।
آپ نے سنا پروفیسر ریتا کیا کہہ رہی ہے؟ کرنل موڈی سے مخاطب تھا۔ کچھ اور ریتا ہندوستان کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، پر اصرار ہندوستان کے بارے میں، اور میں کہتا ہوں ہندوستان سے زیادہ پر اصرار آپ ہیں۔ اب سچ کہتے ہیں، کبھی کبھی خود بھی میں یہی سوچتا ہوں، لیکن آپ سے اور میرے اور کچھ اور رشتے قائم ہو گئے ہیں، اس لیے اعتبار رکھیے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ کرنل نے مختصر لفظوں میں ترجمہ کر کے ریتا کو سنایا اور وہ اٹھلا کر بولی، ڈیڈی میں سمجھتی ہوں کہ میں پروفیسر کے پیروں میں زنجیر ڈالنی پڑے گی، ورنہ میرا ہندوستان کا مقصد ناکام ہو جائے گا۔ آپ دن بھر یہاں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ آپ انہیں روک لیجئے، ڈیڈی ان سے کہیے کہ یہ اچانک غائب نہ ہوا کرے، اور آپ ان سے درخواست کیجئے۔ ہاں، ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، نامعلوم پروفیسر کی کیا الجھنیں ہیں، کرنل نے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ میں ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلی ملاقات جیسی بے تکلفی کی فضا اب بھی قائم تھی، اور اس عرصے میں کرنل نے میرے بارے میں اور معلومات فراہم کر لی ہوں گی۔ اسے یقیناً یہ عرفان ہو گیا ہوگا کہ وینش کے سوا پرکاش بھون میں پروفیسر زاہدی کی شخصیت سے کوئی واقف نہیں۔ آپ کی درخواست سر آنکھوں پر کرنل، اور میں نے جو جنگ آواز میں کہا، آپ شاید الجھنوں کا ذکر کر رہے تھے۔ بلا شبہ بہت سی الجھنیں ہیں۔ براہ راست میرا تعلق کسی واقعے سے نہیں، لیکن میں راج کمار وینش کا بلا شرکت کا میرے دوست ہیں، اور آپ بہت سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں کرنل۔ ایک باخبر اور اطلاعات مسلح شخص کی حیثیت سے ہی آپ اپنی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کس قدر جانتے ہوں گے۔ آپ کی ٹھنڈک، نرمی، شفقت اور آپ کے تحمل نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ آپ ہندوستان پر حکومت کرنے والے انگریزوں سے مختلف ہیں۔ آپ مجھے اود کے کوئی شخص معلوم ہوتے ہیں۔ دھیمے دھیمے، میٹھے میٹھے سے میری کچھ الجھنیں ہیں، کچھ زیادہ ہی، اور میں نے جھجک کر کہا، ہم ادھر ادھر کی گفتگو کریں۔ راجے پور میں آئے دن جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، آپ ان کے اسباب سے خوب واقف ہیں۔ انگریز کے خلاف ایک ہندوستانی گیر تحریک ہے، لیکن راجے پور میں ایسی کوئی متشدد تحریک نہیں۔ راجے پور کے عمرا جانتے ہیں کہ انگریز کے پاؤں ہندوستان کی زمین میں کس قدر اندر تک ہیں۔ صرف راجے پور انگریزوں کے خلاف بہت بڑا فساد کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس طرح ہندوستان سے نکل نہیں جائیں گے۔ راجے پور کے رئیس اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ انگریزوں سے دشمنی مول لیں۔ وہ تو دوستی چاہیں گے، اور ان کے وسیع تر مفادات تحفظ دوستی کی مضمر ہیں۔ آپ کی دوستی کی تمنا میں لوگ کتنے مضطرب ہیں۔ کرنل آپ سے عشق کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ کرنل ہنسنے لگا۔ پروفیسر آپ بہت نادر باتیں کر رہے ہیں۔ ازراہ کرم سلسلہ جاری رکھیے، میں ہمتن گوش ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ راجے پور میں آپ سے قریب ہونے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کون پہلے آپ کی نگاہ کرم اپنے جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہوگا، اور اس کا فیصلہ آپ پر اور آپ سے رفاقت کے دعوے داروں کی جدوجہد پر منحصر ہے۔ آپ اونچی نشست پر بیٹھے ہوئے اپنے مشاقوں کا جلوہ کر رہے ہیں، اور آپ کس کے گلے میں ہار ڈالیں گے؟ آپ کی بڑی شان ہے کرنل۔ ایسی صورت میں میری کیا مشکلیں ہوں گی اور کیا خواہشیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ انہیں وضاحت سے بیان دیا جائے۔ میں آپ سے ایک اور اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی اس سلسلے میں شدت سے اصرار کیا تھا، اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرا درجہ ان نظروں میں محترم رکھیے، کیونکہ میں روایتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں میری آمد کا کوئی مقصد متعین ہوگا۔ آپ نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے، مگر میں ایک مختلف آدمی ہوں کرنل صاحب۔ مجھے آپ سے یہ تعلق بے حد عزیز ہے، اور میں ان لوگوں کی تصویریں آپ کے دل کے البام پر چپکا لیتا ہوں، کیونکہ ایک کے دل میں بھی تمام انسان اپنے اغراض کے رشتے رکھتے ہیں عالی جناب، لیکن زندگی صرف فولاد اور پتھر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ غرض کے سوا بھی آ سکتے ہیں، کچھ لوگوں سے یوں ہی ملنے اور باتیں کرنے کو طبیعت جی چاہتی ہے، اور کچھ لوگ اچھے بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کرنل؟ کیا یہ میں کہہ رہا ہوں؟ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، اس نے مستعدی سے کہا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کی زبانی اپنے متعلق آپ کا بیان سنوں۔ میں آپ کی نظروں میں اپنا نرخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں انگریز چھاؤنی میں ہوں کرنل صاحب، اور یہ خیال رہے کہ میری جیب میں ایک پستول ہے۔ میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کی جسارت بھی کر رہا ہوں۔ ایسا شخص کون اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بہت صاف باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے عمر گزاری ہے جناب، میں نے خوشگوار برہمی سے کہا۔ میں آپ سے صاف گوئی کی درخواست کروں گا۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ ایکسیلنٹ، اور کرنل نے بردباری سے کہا، آپ نے ایک مشکل سوال کیا ہے پروفیسر۔ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح مجھ تک منتقل ہو چکا ہے۔
لیکن میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، میں نے جذباتی ہو کر کہا۔ میں سوال کر رہا ہوں کہ مجھے واپسی کا راستہ معلوم ہے۔ آپ نے ایک سانس میں بہت سی باتیں کر دی ہیں، لیکن ان کا سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں پروفیسر، کرنل نے شائستہ انداز میں کہا، کہ آپ کے ساتھ یہ خوبصورت وقت گزارنا اور اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو سفیر اور وکیل سے زیادہ ایک دوست سمجھتا ہوں۔ آپ نے مجھے دوستی کا اعزاز بخشا ہے کرنل، آپ کا ہرکارہ یا ملازم نہیں ہوں، یہ شرف میں آپ کو بھی بخشتا ہوں۔ کرنل کا کہکہ نکل گیا۔ کیا پروفیسر نے کوئی بہت دلچسپ بات کہی ہے؟ ریتا نے اشتیاق کے ساتھ ساتھ اپنے باپ سے پوچھا۔ بے حد، یہ ایک بے حد عجیب آدمی ہے۔ کرنل، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ میں نے شوخی سے کہا۔ بہت شاندار، آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ میں کوئی کمی نہیں، صرف چند چیزیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ کا اشارہ اس طرف ہے، اور میں نے مسکراتے ہوئے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ زندہ رہنے کے لیے آدمی کو بڑے بڑے بحروب بھرنے پڑتے ہیں صاحب، اور اس روپ پر نہ جائیے۔ میرے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کیجیے، میرے سامنے وہی ہے۔ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ کھانا کھا کر ہم لان میں بیٹھ گئے۔ لان میں دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ میں بہت مطمئن تھا، اور اس موقع پر میں اپنی داڑھی اتار کر کرنل کے لیے کچھ اور دلچسپی کا سامان فراہم کر سکتا تھا۔ اب داڑھی کے بال چبھنے لگے تھے مجھے، اور یہ کچھ زیادہ ہی معلوم ہونے لگی، لیکن کرنل کا سکون دے کر میں نے وہ چہرے پر برقرار رہنے دی۔ لان پہلے ہی گیلا تھا، اب دوبارہ فوار پڑنے لگی، اس لیے ہم واپس اندر آ گئے۔ کرنل نے غالباً دانستہ راجے پور کے سیاسی حالات کا ذکر شروع کر دیا تھا۔ ہماری بات چیت کا یہ انتہائی نازک وقت تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں کم گوئی اختیار کروں اور کرنل کا کلام بلاغت نظام سنتا رہوں، مگر کرنل ایک ذہین شخص تھا۔ شراب کے خمار کے باوجود وہ بہت سنبھل کر ٹھہر کر اشاروں کنایوں میں بات کر رہا تھا۔ اگر میں انگریز ہوتا تو اسے ہندوستان میں انگریزی اقتدار کے سب سے اعلیٰ عہدے پر تعینات کر دیتا، مگر میں اتنا خوش نصیب کیوں ہوتا کہ برطانیہ عظمیٰ میں پیدا ہونے کا اعزاز حاصل کرتا۔ سارا قدور پیدائش کی محل وقوع کا ہے۔ کوئی زرخیز زمین پیدا ہو گیا، کوئی ہجر میں، اور کسی نے زندگی بھر محنت کی اور کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ کوئی آیا تو اس کے غلام اس کے پہلے آ چکے تھے۔ کوئی پرکاش پور میں پیدا ہوا، کوئی اعلیٰ آباد کے متوسط گھر میں، اور ہماری بات چیت ابھی جگدیپ کی حویلی تک پہنچی تھی کہ فون نے پھر دخل در معقولات کی، اور میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا وہ ابھی تک نہیں آیا؟ اور کرنل نے درستی سے پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ میس میں رقص کا پروگرام ہے، جواب دیا گیا ہوگا۔ ہاں، اسے معلوم تھا۔ کرنل کے ماتھے پر مکڑی کا جالا بن گیا۔ پھر گشتی گاڑیاں روانہ کرو، سنو، اور آپ اسے مختلف جگہوں پر پوچھنے کی کوشش نہ کرنا۔ 1 گھنٹے اور انتظار کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس نے کسی جگہ زیادہ پی لی ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بہن مونا سے کہو کہ وہ اطمینان سے آرام کرے، میجر کسی وقت بھی آ جائے گا، ممکن ہے وہ کسی اور اہم کام سے نکل گیا ہو۔ کرنل نے فون پٹک دیا۔ یہ میجر رابرٹ، نانسنس! کیا میجر رابرٹ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ نہیں، کرنل نے جھنجھلا کر کہا۔ آ جائیں گے، ایسی گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ اور میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میجر کو آ جانا چاہیے تھا، کرنل فکر مندی سے بولا۔ چھوڑیے بھی، ان کی عمر ابھی جلدی گھر آنے کی نہیں۔ راجے پور میں حسین عورتوں کی کثرت ہے، کسی طرف نکل گئے ہوں گے۔ کرنل کچھ مقدر سا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اجازت لینی چاہی، مگر میرے کچھ کہنے سے پہلے ریتا نے کہا، ڈیڈی، اب آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، آپ آرام کیجیے۔ اب پروفیسر سے میں باتیں کرتی ہوں، آپ انہیں آزاد کر دیجیے۔ ابھی ہم نے باتیں شروع کہاں کی تھی ریتا؟ کرنل اپنی بیٹی سے غیر معمولی محبت کرتا تھا۔ ریتا اس کی اکلوتی لڑکی تھی۔ ریاست پر کرنل کا حکم چلتا اور کرنل پر ریتا کا، اور وہ حکم سے بات کرتی تھی۔ کرنل نے کہا، اور پروفیسر کو بہت دیر ہو گئی ہے، راستہ طول ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں پروفیسر کو آج کی شام کے شکریہ کے ساتھ رخصت کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے کمرے میں آرام کیجیے، وہ ناز سے بولی، اور میں پروفیسر کو روک لوں گی۔ جب سے وہ آئے ہیں آپ ہی سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ پروفیسر، یہ لڑکی جو تم دیکھ رہے ہو، کرنل مسکراتے ہوئے ریتا کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا، یہ لڑکی میری بیٹی ہے، اس کا نام ریتا ہے۔ یہ ابھی تک بہت بچی ہے، ضد کرتی رہتی ہے، اسے سمجھاؤ، یہ اس وقت تمہیں مزید روکنا چاہتی ہے۔ آئیے اٹھیے پروفیسر۔ اور ریتا نے میری انگلیاں اپنے نازک انگلیوں کی گرفت میں لے لی۔ میں نے پھولوں کی زنجیر پہن لی، اور میں نے بظاہر بے بسی سے کرنل کی طرف دیکھا۔ کرنل شفقت کے انداز میں سر کو حرکت دے رہا تھا۔ انگریز باپ ہو کر کیسا بدل جاتا ہے، اس میں اور ایک ہندوستانی میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ وہ ایک مربیانہ تبسم، ایک بوڑھا تبسم، اور میں نے راجے پور میں لندن کی سیر کی
कई टन का अंग्रेज देखा। रीता ने अपने बाप के सामने मेरी उंगली पकड़ ली थी। इंग्लिस्तान के एतवार ही अनोखे थे। गालबन ये ज़ात के ज़्यादा एतमाद की दलील थी। अंग्रेज़ों ने ज़ात का सफ़र ज़रा तेज़ किया था। हिंदुस्तान में हर जगह पर्दे लटके होते हैं, मगर इंग्लिस्तान वाले खुली फ़िज़ाओं के कायल हैं। वो चिलमन नहीं लगाते और उनके दरवाजे खुले हुए होते हैं। वो झांकते नहीं, साफ सामने आ जाते हैं। कर्नल ने मखबूर निगाहों से हमें देखा। अब आपसे कब मुलाकात होगी प्रोफेसर, उसने उठते हुए कहा। किसी वक्त भी, जब भी आपने शिद्दत से याद किया मुझे पता चल जाएगा। शर्त यही है कि आप याद करें। और मैंने याद के लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने आपको बुलाया कब है? आप बुलाए जाने वाले लोगों में से नहीं। कर्नल ये कहकर झूमता हुआ पहलू के दरवाजे से कहीं गुम हो गया और मैं रीता की मखरूती उंगलियों की डोरी से बंधा बंधा सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सब कुछ ख्वाब सा मालूम होता था। रगों में गर्दिश करता हुआ खून जल रहा था। शहजादी के आने की सरसराहट पर सारे मुलाजिम मद्दब हो गए। रीता उन्हें नज़रअंदाज करती हुई मुझे कोठी के सबसे ऊंचे कमरे में ले आई। यहाँ से छावनी की इमारतों की रोशनियाँ बिखरी हुई नजर आ रही थी। नीचे लान का गुदार सब्दा था, ऊपर आसमान पर सितारों का झुरमट, नीचे दरख्तों की शाखें खिड़कियों को बार बार बोसे दे रही थी। जदीद साजो सामान से रास्ता उस कमरे से चारों सिमतों की हवाएं गुजरती थीं। रात का वक़्त था, गहरी रात का वक़्त। सब कुछ मौजूद था। कमरे की हल्की सुर्खी रोशनी जैसे उसके रुखसारों से फूट रही थी और उसकी अबरुओं की कुमानें खींची हुई थीं। तेज़ धार के चाकू से कटे हुए उसके होंठ रुखसारों की प्लेट में रखे हुए थे, जैसे किसी ने लाल अमरूद की काशें कमाल नफासत से काटी हों। और मैंने उसके दोनों शाने थाम लिए और गुमसुम होकर उसका नज़ारा करता रहा। वो भी अस्तराब अमीर खामोशी से मुझे देखती रही। कभी वह नज़रें झुका लेती, कभी सट पटाकर मुझे दोबारा देखने लगती। रीता और मुझे अपनी आवाज़ पर खुद हैरत हुई। वो झंझना रही थी। हाँ, उसने लड़ते हुए कहा। ठहरो, मुझे याद आया कि विनेश ने मेरी जेब में एक अंगूठी रख दी थी और मैंने इजलत में अंगूठी जेब से निकाल कर उसे पहना दी। ये क्या है? वो इश्तियाक से अंगूठी देखते हुए बोली। कुछ नहीं, बस जी चाह के जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर जाऊँ। और मैंने उसकी उंगली का बोसा लेते हुए कहा, ओ प्रोफेसर। और वो बार बार अंगूठी देखती थी। तो तुमने महसूस कर लिया और तुमने महसूस कर लिया, उसने तकरार की। और मैं तुमसे मिलने के लिए शदीद बेकरार थी। मैंने कितनी ही बार तुम्हें फ़ोन किया मगर तुम नहीं मिले। उसका सैलाब रुका हुआ था, सिर्फ एक इशारे से उमड़ पड़ा। मुझे मालूम है कि तुम कितनी बेकरार थी। मैं प्रकाश बूंद में मौजूद था, लेकिन तुमसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकता था, मैंने साफ अंग्रेज़ी में कहा। और मेरी ज़ुबान की शस्तगी और रवानी पर हैरत ज़दा थी। तुम्हारी हैरानी बजा है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सका। मैं सोचता था कि तुम एक मुअज़्ज़ज़ अंग्रेज़ अफसर की लड़की हो और मैं एक गुम करदा राह मुसाफर। वो एक जज्बाती तासर जो तुम पर महाराजा की दावत में कायम हो गया है और वह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुमने फिर मुझे अपने पास खींच लिया। आज ये मैं सोच कर आया था कि तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे मगरबी कालब में एक मशर की लड़की की रूह मौजूद है। तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं मिला और तुमने सब कुछ कह दिया। तुम अचानक इतनी तेज़ी से लपकी कि मुझे खौफ लाहक हो गया कि कहीं तुम आगे जाकर गिर ना जाओ और तुम्हें चोट लग जाएगी। मुमकिन है तुम्हारे डैडी ने मेरे बारे में तुमसे कुछ मुबहम बातें की हों। तुम बहुत सादा और मासूम हो, लेकिन तुम कुछ नहीं जानती, मैंने बेचैनी से कहा। मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, उसने एतमाद से कहा। मुझे भी तुम नहीं जानती। ये प्रोफेसर जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये सब झूठ है। ये देखो। और मैंने अपनी मूछें खींच ली। ये देखो। और फिर मैंने वहशत में अपनी दाढ़ी नोच ली और चश्मा उतार कर कुर्सी पर फेंक दिया। मैं ये हूँ। और मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। उसकी आंखें फैल गईं और उसने वर्जीदगी से मेरे जिस्म पर एक नज़र डाली और उसके होंठ कांपने लगे। ओहो, तुम ये हो। और उसने कशमकश के लहजे में कहा, हाँ, मैं ये वो हूँ और तुम मुझे पहले भी देख चुकी हो। मैंने नडाल होकर कहा, मैं राजकुमार विनय चंद्र का एक अदना मुलाजम महकूमों का महकूम हूँ और मेरा ना कोई घर है ना दर और मैं दुनिया के सबसे तनहा आदमी हूँ। मैं ये हूँ मोहनदास और तुमने देखा रीता, इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त करने आया हूँ कि तुम वापस चली जाओ। मैंने उसी दिन तुम्हें पहचान लिया था। और मेरी तवक्का के खिलाफ पुरमसरत लहजे में बोली। वो लर्जीदा थी। मुझे यकीन था कि तुम वही हो तुम। और वो अचानक मेरे सीने से लग गई थी। और तुम्हें यह बहरूप भरने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इस तरह कोई सीने से नहीं लगता जब तक वो ख्वाबों और ख्यालों में उसकी रहर सहर नहीं कर लेता। मैंने अपना रूप रीता पर उस वक़्त ज़ाहिर किया था जब मुझे यह एतमाद हासिल हो गया कि मैं अपना चेहरा स्याह करके भी उसके सामने पेश कर सकता हूँ। ये एतमाद मेरी मसाई से हासिल नहीं हुआ था।
खुद रीता ने आगे बढ़कर इतनी जल्दी ऐसा मुकम्मल इजहार किया था कि कोई भी बड़े से बड़ा दावा किया जा सकता था। मैंने उसे बाजुओं में कैद कर लिया और इससे पहले कि मैंने किसी अंग्रेज़ को रोते और सिसकते नहीं देखा था। उस चश्मे गुनहगार ने यह मंजर भी देखा और मैंने उसे खुद से अलहदा किया और उसका चेहरा सामने करके कहा, मुझे माफ़ कर दो और मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले, लेकिन मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ। ये सच भी तुमने बुलवाया है और सच बोलने की मंजिल आ गई थी और मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा देर झूठा रहा तो तुम्हारी नज़रों में गिर जाऊंगा और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूं ताकि एक खूबसूरत लड़की जल्द समझ जाए और ज़्यादा देर तो नहीं हुई। ये सब क्यों है प्रोफेसर? और उसने गुलूगीर आवाज़ में कहा, यह सब एक लंबी दास्तान है, सुनोगी? हौसला रखती हो? आओ बैठ जाओ। और हम दोनों एक ही कुर्सी पर बैठ गए और उसके हाथ मेरी गिरफ्त में थे। मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, इसमें कौन सा जज्बा शामिल हो सकता है, ये तुम ज़रूर महसूस करोगी। और मैंने उसके रुखसारों पर लरसते हुए कतरे फूंक मारकर उड़ा दिए। सुनो रीता, मैं आज भी कर्नल को बताने वाला था, लेकिन फिर चंद मसलतें आड़े आ गई। वो तुमसे मेरे मतलब कोई बात करें तो अशारतन नहीं बता देना कि वो जितना कुछ समझते हैं सही समझते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं उनके सामने असल चेहरे के साथ ही आऊँ। राजकुमार वीनस चंद्र के मुलाजिम के सीए से मेरा यहाँ आना मुनासिब नहीं। वीनस चंद्र एक नेक और शरीफ नफस नौजवान है। पहले वो भी मेरे मुलाजमों की तरह बरतता था, फिर वो मेरा दोस्त हो गया, बहुत गहरा दोस्त। और मेरे सारे अजीज़ मर चुके थे, इसलिए मैं दिल शिकस्ता दरमांदा प्रकाश भून में आकर पड़ गया था। रफ्ता रफ्ता यहाँ ऐसे हालात पेश आए कि मुझे बहुत से मामलों में मुलव्वस होना पड़ा। तुम नई आई हो और तुम्हें राजेपुर में होने वाली साजिशों और खून रेजियों का इल्म नहीं होगा। ये रियासत एक गोरख धंधा है। मेरा दोस्त वीनस चंद्र भी इन्हीं साजिशों का शिकार है। हमने अपने बका के लिए किसी न किसी तरह साजिशों का जवाब दिया है। कोई भी हमारी जगह होता तो यही करता, मगर साजिशें ख़त्म नहीं होती। वीनस चंद्र से कुर्बत के बस मैं भी ज़िद पर हूँ। हालात मामूल पर होते तो वीनस चंद्र ये ऐलान करने में कोई ताख़ीर ना करता कि मैं पूरी तरह उसका दोस्त हूँ। भून में मेरी हैसियत और जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाती, मेरी नुमाइशी और मसनूई हैसियत ख़त्म हो जाती। लेकिन भून में ऐसे लोग भी हैं जो अपने आशियाने से मुखलस नहीं। मैं पसे पर्दा रहकर अपने दोस्त वीनस चंद्र के ज़्यादा काम आ सकता हूँ। सबको यही मालूम है कि मैं वीनस का ख़ास मुलाजिम हूँ। और उस दिन जब तुम आई तो वो लोग भी मौजूद थे और तुमने फ़ोन किया और आने पर इसरार किया तो हमें यह बहाना बनाना पड़ा कि प्रोफेसर ज़ाहदी बाहर गया हुआ है। प्रोफेसर ज़ाहदी को भून में कोई नहीं जानता, इसलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। और नाम मोहनदास, एक मुलाजिम और अंग्रेज़ अफसर, उन कमांड की लड़की का मेल जोल बढ़ाने भून के लोगों को पसंद आता। वो मुलाजमों को कम दर्जे की नस्ल समझते हैं, जिस तरह बाज़ अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को समझते हैं। एक दिन वीनस को न जाने क्या सूझी कि वो मेरा भेस बदल कर मुझे महाराजा की खसूसी दावत में ले गया। ये राजकुमार वीनस चंद्र ने मेरे साथ एहसान किया है और मैं उनकी ममनून हूँ। रीता मुस्कुराकर बोली और वह बहुत मोहियत से मेरा बयान सुन रही थी और मेरे साथ भी। और मैंने उसकी गर्दन में बाजू हमायल कर दिए। तुमने अंदाज़ा किया कि हमें तुमसे कोई माकूल अदर पेश करने में कैसी मुश्किल पेश आई होगी, समझ रही हो ना। और जब कोई सूरत समझ में ना आई तो मैंने तुम्हारे पास आना और सब कुछ खुलकर बता देने का फ़ैसला कर लिया। अब तुम्हारा मुजरम तुम्हारे सामने पेश है। तुम दाढ़ी के बगैर कितने स्मार्ट और दिलकश नजर आते हो, वो शीफ्तगी से बोली। और तुमने कितना अच्छा किया ये अंधेरा दूर कर दिया। उफ, तुम कितने बड़े अदाकार हो। और मुझसे गलत सल्त अंग्रेज़ी बोलते रहे और तुमने मुझे बहुत सताया। और अब तुम्हें झूठ बोलना है और ये बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, एक लड़की रीता को, अंग्रेज़ कर्नल की बेटी को नहीं। और मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम ये तमाम तफसीलात कर्नल के गोश गुजार ना करना। सिर्फ ये बता देना कि प्रोफेसर ज़ाहदी वो नहीं जो नज़र आता है। वो खुद भी यही कहते हैं, लेकिन तुम मेरी अंग्रेज़ी दानी वगैरह के मुताल्लिक़ कुछ नहीं बताओगी, वरना कर्नल से मुझे बड़ी नदामत होगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी हदायत पर अमल करोगी और छावनी में मुझे कमज़ोर नहीं करोगी। लेकिन ये सूरत हाल तो अब भी मौजूद रहेगी। मैं तुमसे अब भी नहीं मिल सकती, ना मैं भून में आ सकती हूँ और ना तुम यहाँ। क्यों नहीं, तुम वीनस की दावत पर कुछ दिनों के लिए भून में आ जाओ। अब तुम मुझे देख कर चौंकोगी नहीं। भून के दूसरे लोगों के सामने मुझसे तुम्हारा रवैया बेनियाजी का होगा, जैसे कि मुलाजमों के साथ हो सकता है। और जब दूसरे लोग सामने नहीं होंगे तो हम दोनों को तन्हाई का खूब मौका मिलेगा, खूब बातें करेंगे, खूब मिला करेंगे। सिर्फ मेरा दोस्त वीनस चंद्र मेरे और तुम्हारे ताल्लुक का राजदार होगा और उसकी कोशिश यही होगी कि वह अपने दोस्त को हर हाल में आसूदा रखे। उधर मैं प्रोफेसर ज़ाहदी के रूप में कभी कभी कर्नल से मिलने आता रहूँगा
किसी को ये इल्म भी नहीं होगा कि विनय चंद्र का एक मुलाजम अफीसर इन कमांड से मिलने आता है तो क्यों आता है। तुम वहाँ आओगी तो बहुत कुछ हो सकता है और मैं तुम्हें राजेपुर की सैर कराऊंगा, अपनी सैर कराऊंगा। ओह, ये सब कुछ कितना दिलकश, कितना पुरअसरार और ख्वाबनाक है, रीता उछल कर बोली। और मैं डैडी से इजाज़त लेकर भोंड में ज़रूर आऊँगी। ये एक दिलचस्प एडवेंचर होगा। रात खासी गुजर चुकी थी और वो अब मेरे पहलू में आ गई थी, और इतनी बातें होने के बाद कोई दूर कैसे बैठ सकता था। मेरा हाल अजीब था। जी चाहता था कि कभी सुबह ना हो, और मैंने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। अब मैं चलूँगा। विनुश मेरी वजह से अब तक सोया नहीं होगा, मुझे इजाज़त दो। कुछ देर और बैठो। और तमाम औरतें एक जैसी बातें करती हैं, और मैंने उससे और अपने पहलू में समेट लिया, इतना कि कोई गुंजाइश नहीं रही, और हम दोनों खामोश हो गए। वो मेरे तनावर दरख्त की छाँव में आंखें मूंदे बैठी थी, और मैं उसके बदन के जन्नत पहलू में समेटे हुए था। हम दोनों एक दूसरे की सांसें सुनते रहे, गहरी तवील सांसें और दिल की धड़कनें। रीता और मैंने मध्यम रोशनी की तरह मध्यम आवाज़ में उसे आवाज़ दी। हाँ, उसने गनूदगी में कहा, और सर उठाया तो उसके गुलाबी होंठ मेरी आंखों के सामने आ गए, और मैंने वो आग अपने मुंह में रख ली, और उसमें ऐसी बिजली थी कि मैं लर्ज़ गया। फिर मैं अचानक तेज़ी से उठ गया, और वह बहके हुए कदमों से मेरी शानों पर झूलते हुए आगे बढ़ी, और हमने दरवाज़ा अबूर किया तो दफ़तन मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी दाढ़ी और मूँछें और ऐनक छोड़े जा रहा हूँ। उन्हें उठाकर मैंने चिपकाया। रीता मुस्कुराती रही, और मेरी टेढ़ी मूँछ उसने सीधी की। पता नहीं मैं पहले की तरह लग भी रहा था या नहीं, लेकिन इस वक्त मेकअप की ज़रूरत भी नहीं थी। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरकर एक कमरे में आ गए। डैडी जाग रहे हैं, और मैंने हैरत से कहा। एक कमरे की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। हम करीब पहुंचे तो कर्नल की गजदार आवाज़ रीता के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। वो फ़ोन पर अहकाम सादर कर रहा था। रीता मेरे साथ ना होती तो मैं छुप कर उसके अल्फाज ज़रूर सुनता। जो बात मेरे कान में पड़ी वो बड़ी मुख्तसर थी। कर्नल अपने मातहतों को हुक्म दे रहा था कि मेजर रॉबर्ट की आज की और गुज़श्ता दिनों की सरगर्मियों की रिपोर्ट तैयार करो, और वो किस किस्म मुलाजम से मिला और कहाँ कहाँ गया। मुझे इस मौके पर बड़ा तरस आया कि ज़रा सी बात थी, कर्नल को जागना ना पड़ता, और मैं सिर्फ इतना कह देता कि क्यों ऐसी कोशिश क्यों करते हो। रॉबर्ट राजेपुर के नवाही इलाके की एक सब्ज़ादार पहाड़ी में सो आराम कर रहा है, और मैंने खुद उसे देखा था। हम पोर्च में आ गए थे, और रीता ने इसरार किया कि छावनी के किसी ड्राइवर या उर्दली को साथ लेता जाऊं, और मैंने इनकार कर दिया। किसी हिंदुस्तानी ड्राइवर या उर्दली पर एतवार नहीं किया जा सकता, और रीता के सामने कुछ तुबकी सी भी महसूस होती। रास्ता तवील और ख़तरनाक था, और वक़्त भी बहुत गंभीर। मैं सुबह होने तक कर्नल के यहाँ ठहर सकता था, मगर मुझे विनय चंद्र की फ़िक्र थी। उधर किसी वक्त भी अंग्रेज़ी फ़ौज के गश्ती दस्ते मेजर रॉबर्ट की खिदमत में दरियाफ़त कर सकते थे, और उसके बाद राजेपुर में फैलने वाले इंतशार का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। मुझे जल्द से जल्द भून में होना चाहिए। जब मेरी गाड़ी चली, दो पोर्च में खड़ी हसरत से हाथ मिलाती दो आंखें मुझे हाथ हिलाती रहीं, और मैं उसकी नम आंखें ज़्यादा देर तक नहीं देख सका। गेट उसी सादतमंदी से खोल दिया गया जिसका मुजाहरा आते वक्त किया गया था, और अब मेरे सामने शहर की तरफ से जाने वाली सड़क थी, और मैं था। हर सिमत एक बेहाना सकूत छाया हुआ था। ये एक स्याह रात थी। आसमान पर अभी तक गहरे बादल छाए हुए थे। ज़मीन गीली थी। कुछ दूर जाकर ऊंचे नीचे चक्करदार पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते, और मैंने गीली ज़मीन की वजह से गाड़ी की रफ्तार बहुत कम रखी। ज़हन पर बीक वक़्त मुतज़ाद ख्यालों की योरश थी। गाड़ी किसी शराबी की तरह आगे बढ़ रही थी। जब छावनी से मुल्हिक हमवार रास्ता गुजर गया तो पहाड़ियाँ शुरू हो गईं। मैंने और एहतियात का मुजाहरा किया, और खूब इत्मीनान के बाद मोड़ काटता रहा, और एक तंग रास्ते से गाड़ी गुजर रही थी। आगे जाके एक बड़ा मोड़ था। हारन बजाता हुआ मैं उस मोड़ पर आया तो अचानक गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया, और मैंने तेज़ ब्रेक लगाए। ब्रेक की चीखें इर्द गिर्द की पहाड़ियों में दूर तक गूंज गई। सामने सड़क पर दो आदमी डांटे बांधे खड़े थे। गाड़ी की तेज़ रोशनी में नहाए हुए और बेख्तियार मेरे हाथ हारन पर आ गए, मगर वह टस से मिस ना हुए, और उनके हाथों में बंदूकें तनी हुई थी जिनका रुख मेरी जानब था। ये बात ऐसी नहीं थी कि जल्द समझ में ना आती, और उनके तेवर बागियाना सरकशाना थे, और मैंने बराहे इलाक एक बार फिर हारन बजाया और उन्हें हटाने के लिए गाड़ी और आगे की, और वह ज़रा से ठटके, कुछ घबराए, मगर देखते देखते इधर के इधर पहाड़ी अंधेरों से कुछ आदमी सड़क पर कूद गए, और उन सब की बंदूकों का रुख मेरी गाड़ी की जानब था। एक लम्हे में मुझ पर लाखों चींटियों ने हमला कर दिया।
सारा जिस्म यक हो गया और कानों में साएं साएं होने लगी। रग पट्टे जैसे किसी ने चिमटे से पकड़ लिए और एक लम्हे में हज़ारों फैसले किए और मुस्तरद किए। अब मैंने गाड़ी रोक दी थी और बेसूरत पिस्तौल अंदर की जेब से निकाल लिया। बड़ी आसानी से मैं उनमें से 3 को निशाना बना सकता था। रोशनी में उनका निशाना लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। यूँ भी मेरे निशाने की खासी धूम मची हुई थी, लेकिन यह निशानेबाजी के जोहर दिखाने का वक़्त नहीं था। बहुत संजीदा वक़्त था। मेरी 2-3 गोलियों के बदले में सारी गाड़ी चश्मे ज़ून में छलनी की जा सकती थी। मैंने तस्वर में अपने जिस्म की धज्जियाँ उड़ते देखीं। अगर मैं तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा देता तो 3-4 को वहीं चीर फाड़ कर रख देता, लेकिन आगे साफ सड़क नहीं थी। जगह जगह मोड़ थे और गाड़ी तेज़ नहीं भगाई जा सकती थी। पीछे से गोलियों की ऐसी बौछार होती कि गाड़ी चंद कदम चलकर ओसान खो बैठती। 1 लम्हा, 2 लम्हे, 3 लम्हे और चंद लम्हों बाद मैं अपने खिलाफ खुद को बदतरीन फैसला सुना चुका था। काश मैं रीता की बात मान लेता और छावनी से एक शख्स को साथ बिठा लेता, मगर सूरत-ए-हाल फिर भी मुख्तलिफ ना होती, मगर ऐसी वीरानी तो ना होती। उस शख्स की ज़िंदगी बड़ी थी और जिसे मैं साथ ना ला सका। पिस्तौल से गोली चलाऊं और गाड़ी उन पर चढ़ा दूं या नीचे उतरकर खुद को सामने पेश कर दूं। मुमकिन है कि ये महज लुटेरे हों और विनिश की दी हुई रकम निकाल कर अपना रास्ता लें। फजूल खून खराबे में कौन पड़ता है। गाड़ी ठहराने के बाद वो इधर उधर मुंतशिर हो गए और 2 आदमी आगे बढ़े और उनकी चाल से इत्मीनान ज़ाहिर होता था, जैसे उन्हें कोई जल्दी ना हो। मैंने एक हाथ से पिस्तौल थामा और दूसरे से हैंडल को लूज किया और उनके करीब आने का इंतज़ार करने लगा। फासला ज़्यादा नहीं था और वो जल्द ही गाड़ी के नज़दीक आ गए और मेरा एक हाथ अभी तक दरवाजे के हैंडल पर जमा हुआ था। जैसे ही वह दरवाजे से आधे कदम के फासले पर आए और मैंने दरवाजे को पूरी ताकत से झटका दिया और वह ठीक उनके सीनों पर तेज़ी से जा लगा और उनकी घुटी घुटी चीखें बंदूक की गोली की तरह अचानक फिजा में सन्नाटा चीरते हुए बिखर गईं। एक साने की देर हो जाती तो मैं अपनी छत पर बैठा रह जाता। पिस्तौल की नोक से मैंने आनन फानन रोशनी का बटन दबाया ताकि हर तरफ अंधेरा फैल जाए। इधर वो गिरे और उधर तारीकी में फैली। इधर मैं बिजली से ज़्यादा तेज़ फुर्ती के साथ गाड़ी से कूद गया और अंधेरे में लपक गया। ज़िंदगी और मौत में एक आन का फासला होता है। निशाने पर आया हुआ हरन जितना तेज़ दौड़ सकता है, उससे ज़्यादा तेज़ मैंने ये सब कुछ किया और चंद ही कदम भागा था कि पाँव रपटा और एक गड्ढे में आ पड़ा। उधर गाड़ी के इर्द गिर्द अफरा तफरी मच गई। तेज़ रोशनियाँ, गालियाँ और बरहम कदमों की तेज़ चाप और मैं दम साधे बैठा रहा। अंधेरे ने ज़िंदगी की उम्मीद बरकरार रखी, वरना इतनी बंदूकों के सामने ज़िंदगी का चिराग कहाँ ठहर सकता है। ज़िंदगी को बंदूकों और गोलियों से रगबत नहीं। मैं जिस जगह ज़मीन से चिपका हुआ था वह सख्त खैर महफूज थी और मुझसे बहुत करीब वो इश्ताल अंगेज सरसराहट के साथ मुझे तलाश कर रहे थे। उनमें से चंद गाड़ी में घुस गए और चंद गाड़ी के नीचे और कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे और मैंने सर ऊपर करके देखा और मौका गनीमत देखकर गड़े से आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू किया। लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे फिर अपना सर गर्दन में छुपाना पड़ा और मेरी अफियत इसी में थी कि किसी तरह यहाँ से कुछ फासले पर मुंतकिल हो जाऊँ। पिस्तौल उसने उस वक़्त अपने दिल के से ज़्यादा साथ दिया और उस वक़्त मेरे पास कोई चारा नहीं था। जब मैंने अपने सर के करीब 3 वहशतज़दा शोर पुश्तों को महसूस किया, किसी भी लम्हे उनके पैर मेरे जिस्म पर पड़ सकता था या उनकी अंधेरों से मानूस होती हुई निगाहें मेरी तरफ उठ सकती थीं। मैंने किसी आहट के बगैर अपना हाथ ऊपर किया और यके बाद देगरे 3 फायर किए। जवाब में बंदूक की गोली भी चली, मगर इस वक्त मुख्तसीन तरीन मुद्दत में वो तीनों तड़पते हुए गिर गए थे। मैं मेंढक की तरह गड्ढे से उछला और दूसरे हरामजादे ज़रा दूर ही थे, इसलिए मुझे एक दरख्त का सहारा लेकर पहाड़ी पर चढ़ने का मौका मिल गया। झाड़ियों, कांटों और दरख्तों की परवाह किए बगैर मैं गिरता पड़ता चढ़ता चला गया। अंदर दरख्तों में अंधेरा और गहरा हो गया था। मैं किसी भी जगह ठोकर खाकर नशीब में गिर सकता था, मगर मैंने मौत से नबर्द आज़मा था। ज़िंदगी बचाने के लिए आदमी अपने जिस्म की जाती हुई ताकत का आखिरी सिरा मुश्किल से छोड़ता है और मैं कांटों और झाड़ झंकार की ज़मीन पर लेट गया और रेंगता हुआ ऐसी जगह आ गया जहां मैं नीचे की तरफ देख सकता था। नीचे गोलियां चल रही थीं और चीखों पुकार हो रही थी और उनके गैज़ो गज़ब का कोई इंतहा न थी। मेरे पिस्तौल में सिर्फ 3 गोलियां बाकी रह गई थी, लेकिन एक पिस्तौल मेरे पास और मौजूद था जिसने दोपहर मेजर रॉबर्ट की ताकत मफलूज कर दी थी और मैंने उसे अंदर से निकाल कर बाहर की जेब में रख लिया। सड़क और गाड़ी के करीब मेरी तलाश में नाकामी के बाद उनका सड़क के दोनों तरफ की पहाड़ियों पर चढ़ना लाजम था और उनमें से चंद मेरे मुकाबल की पहाड़ी पर चढ़े।
चंद इधर बढ़े और जहां मैं दुबका हुआ था आंखें अंधेरे से कुछ कुछ नामूस होने लगी थी। और ऐसे वक्त वो तमाम हवास हक के रफाकत निभाते हैं और मैंने उनके लपकते हुए सायों और गालियों की आवाज़ों पर यक्के बाद देगरे गोलियां चलाईं। दो तो उसी वक्त ज़मीन पर ढेर हो गए और तीसरी गोली ज़ाया हो गई, लेकिन इस तरह उनके बढ़ते हुए कदम रुक गए। शायद कोई अंधाधुंध नीचे भागने की कोशिश में सड़क पर गिर पड़ा और उनमें भगदड़ मच गई। जो नीचे पहुंच चुके थे उन्होंने ऊपर की सिमत गोलियां दागना शुरू कर दी थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक 6 आदमी ठंडे हो चुके थे, बाकी का हौसला जवाब देगा था और मैंने दूसरा पिस्तौल से जेब से निकालकर छावनी की सिमत भागना शुरू कर दिया। फिर पहाड़ी के एक मुक्त सिर चक्कर काटकर मैं दोबारा सड़क पर आ गया और सड़क पर उनके थरकते हुए सायों का निशाना बांधा। सांप का रिकॉर्ड टूट गया और दूसरा पिस्तौल भी खाली हो गया, लेकिन 4-5 को गिराकर खाली हुआ। अब वो मेरी समत आने की बजाय पहाड़ियों पर चढ़ने लगे और मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ रेंगने लगा। मुझे उनकी गोली लगने या गिरफ्त में आने का कोई खौफ नहीं था। इतना बहुत था और उनमें से चंद का जिंदा रहना ज़रूरी था। ताकि वह अपने साथियों की लाशों से सड़क पर साफ कर सकें। यकीनन उन गुंडों में से कोई ये पसंद नहीं करेगा कि उनका कोई साथी शनाख्त कर लिया जाए। मैं उन्हें गिन तो नहीं सका था, 4-5 ही जिंदा होंगे या 2-3 और वह पहाड़ियों में बेतहाशा भाग रहे थे। गाड़ी के पास पहुंचकर मैं उच्चकर स्टीयरिंग पर बैठ गया। चाबी स्विच में लगी हुई थी, लेकिन मैंने उसे फ़ौरन स्टार्ट नहीं किया। हैंड ब्रेक आहिस्ता से लूज़ किया तो गाड़ी पीछे की तरफ सिरकने लगी और मैंने तेज़ी से गियर डाला और क्लच दबाकर चाबी घुमा दी। इंजन ने दौड़ना शुरू ही किया था और मैंने क्लच से पैर उठाकर एक्सीलेटर पर दबाव डाला। गाड़ी फराटे भागी। उन्होंने गाड़ी के आवाज़ पर मुड़कर देखा होगा। गोलियां चली, लेकिन गाड़ी उनके दिल से दूर आ चुकी थी। चीखती चिंगारती हुई, घूमती हुई, चक्कर खाती हुई 1 मील के फासले पर पहुंचकर मैंने सांस लिया और गाड़ी की रफ्तार कम की। खूब बहुत मुनासिब और मौजूद जगह का इंतखाब किया गया था। सिर्फ आदमी के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया गया था। शायद शगुन नहीं लिया था। मेरी सांस फूल रही थी और लिबास पसीने से तरबतर था। सामने सड़क पर नज़र थी, लेकिन ज़हन पर सड़क पर नहीं थी। वो लुटेरे नहीं थे। लुटेरे किसी आदमी के खिलाफ इतने मुतशद्दिद नहीं होते। हर मुमकिन एहतियात बरती गई थी। फिर कैसे खबर हो गई? ये क्या कर्नल ने मुखबरी कर दी? रीता ने फ्रेब किया? ये सारी बात साफ थी। इसका मतलब ये था कि अंग्रेज़ छावनी पर तैनात हिंदुस्तानी संतरियों का गुजारा उनकी मुकर्रर तनख्वाहों में नहीं होता था और उन्हें इधर उधर सलाम दुआ के लिए हाथ उठाने पड़ते थे। प्रकाश भून से चलते हुए एक ही शख्स रास्ते में टकराया था और उसने उससे पहले प्रोफेसर भून को नहीं देखा होगा। यकीनन रॉबर्ट और दूसरे अंग्रेज़ों के ज़रिए उसे खबर हुई होगी कि उन्हें वीनिश के साथ एक प्रोफेसर महाराजा की दावत से मिला है और बातों में बहुत दरिया था। कदो कामत में ऊंचा दरख्त था और रंग रूप में गुलाब का फूल था और निशाना सच्चा था। जब उसने दाढ़ी वाले उस शख्स को वीनिश की खास गाड़ी में जाते देखा होगा तो उसे शुबा हुआ होगा कि तस्दीक के लिए उसने मोहनदास को पूछा होगा। मोहनदास गायब था। फिर जगदीप से राब्ता क़याम किया गया होगा तो छावनी के गेट पर हिंदुस्तानी पहरेदारों ने इतला दी होगी कि एक बारिश शख्स कर्नल हार्डिंग से मिलने गया है। प्रीत जितना वक्त गुजर रहा था, मेरे दिल में उसकी कदर और मंजिलत बढ़ती जा रही थी और उसमें क्या तेज़ी तरारी आ गई थी। घोड़ा भी खूब भगाती थी, आदमी भी खूब भगाती थी और कितनी चुकन्नी रहती थी। मुझे खुशी थी कि बतदरीज उसके दिल में मेरा दर्जा बढ़ रहा होगा। शहर के दूध में आते आते मुझे कुछ करार आ गया और मैंने ठंडी हवा में लंबी लंबी सांसें ली और गाड़ी को ढील दे दी। गर्म घाव में चोट का पता नहीं चलता। ठंडी हवा जख्मों पर लगी तो करब बढ़ गया और प्रकाश भून के सदर दरवाजे पर आकर तो आलम ही दूसरा हो गया। बंद दरवाजे पर गाड़ी टकरा कर निकल जाने को जी चाहा। सारा खून आंखों में सिमट आया, रगें खींचने लगी और मैंने असराब में हारन बजाया। ऊँगते हुए दरबानों ने लालटेन उठाकर मेरा चेहरा देखा। दाढ़ी बेतरतीब हो गई थी, बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। दरवाज़ा खोलो, मैंने डपट कर कहा। कौन? और दरबार ने चंदी हुई आंखों से मेरा चेहरा टटोला। कौन साहब हैं? ये गाड़ी नहीं पहचानते और मैं राजकुमार का मेहमान हूँ। गाड़ी तो नहीं की है, मगर राजकुमार के मेहमान इतनी रात गए। वो कुछ बोला और सोचने लगा। राजकुमार को मतला कर दो कि प्रोफेसर वापस आ गया है और इस वक्त आराम कर रहे होंगे सरकार। नहीं, वो जाग रहे हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने हुक्मिया कहा।
सरकार को मैंने पहले नहीं देखा। वो तसाहल से बोला, बुरा मत मानिए हजूर, आजकल पहरा सख्त हो गया है। ज़्यादा बातें ना करो, मैंने झंझला कर कहा। इस अरसे में दूसरा दरबान भी ऊँगता और आंखें मलता हुआ बाहर आ गया था। करीब आके वो सर पाट भागा और पहले वाले दरबान को हटाकर मुझे झुककर सलाम किया। खोल दो, सरकार का हुक्म है, और उनकी गाड़ी जब भी आए दरवाज़ा खोल दिया जाए। मैंने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं अपने तवाज़न में नहीं था। ना जाने किस तरह यहाँ तक गाड़ी खींचता हुआ लाया था, और अंदर जाकर मैंने गाड़ी एक कोने में पार्क कर दी और दाढ़ी मूछें नोच कर कोट की जेब में डाल ली। राहदारी के पास बैठा हुआ दरबान भी ऊँग रहा था। मैं चुपके से अंदर खिसक गया और विनेश के कमरे ही में पहुँच कर रुका। वो जाग रहा था और उसके पास मेज़ पर फ़ोन रखा हुआ था। मेरे खटके पर वह बेचैनी से उठा। मेरे पैर डगमगाने लगे और मैंने खुद को उसके बाजुओं में गिरा दिया। क्या हवा मोहन, वो सरासीमगी से बोला। कुछ नहीं, मुझे एक गिलास पानी पिलाइए और मेरा सर काट दीजिए। अब ये सर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैंने अपने बाल झंझोड़ते हुए कहा, तुम यहीं बैठो। और उसने मुझे सोफे पर लिटाया और भाग कर गिलास में पानी ले आया। मुझे अपने हाथों से पानी पिलाकर उसने मेरा सर अपने जानों पर रख लिया और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। सुबह के करीब मुझे होश आया और मेरे सर के नीचे तकिया रखा हुआ था और विनेश टांगे फैलाए सोफे पर गनूदा था। मैं बुखलाकर उठ बैठा। टाई मेरे गले में नहीं थी, पैर में मोजे और जूते भी नहीं थे, और मेरी आहट पर वह बेदार हो गया। और मैंने नदामत से उसे देखने की कोशिश की और उसके लबों पर दुख भरी मुस्कुराहट थी। कैसी तबीयत है? और उसने मुजमल अंदाज में पूछा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और मैंने खजाले से कहा, मगर आप सोए ही नहीं और रात यूं ही गुजार दी। मुझे खबर ही नहीं कि मैं कब आया और आते ही क्या हो गया। तुम बहुत थके हुए थे बेहद। अब उठकर जल्दी से नहा लो और मैं चाय मंगवाता हूँ। और मेरे नहाने से पहले ही उसने मुझे घड़ों पानी में भिगो दिया था। मैं उसके सामना करते हुए घबरा रहा था, इसलिए उसे दर्जीदा नज़रों से देखता हुआ उसके कमरे में चला आया। गुस्ल के बाद मैं चोला बदल कर आया तो चाय तैयार थी। दोनों पिस्तौल खाली कर दिए और उसने चाय की चुस्की लेते हुए इत्मीनान से पूछा। मैं उछल पड़ा और चाय की प्याली गिरते गिरते रह गई। क्या सुबह सुबह उसके पास कहीं से कोई इतला आ गई है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदाजे के बरअक्स वो नाहंजार अपने साथियों की लाशें सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। और फिर फ़ौरन मुझे ख्याल आया कि नहीं, बात यह है कि उसने मेरे कोट की तलाशी ली होगी और दोनों पिस्तौल खाली देखे होंगे। और मैंने नज़रें झुकाकर कहा, हाँ। कितनी गोलियां ज़ाया हो गईं? और उसने बज़ाहर सर्द मोहरी से पूछा। शायद 2 या 3। और उसके माथे पर शिकनें उभर आईं। कितने बच निकले? गिन नहीं सका, अंदाज़न 5 या 6 या कुछ और। उसने सुकून से चाय की प्याली में उंडेली और दूसरी प्याली बनाने लगा। अब एक मुद्दत तक तुम भून से बाहर कदम नहीं निकालोगे, उसने हुक्मिया लहजे में कहा। बेहतर है, मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया। मैंने फैसला किया है कि महाराजा राजेपुर की जानशीनी से दस्तबरदारी का ऐलान करूंगा, वो पुरअज़म लहजे में बोला। हूँ। और मैंने ज़हर खान से कहा, गोया मौत दूसरे अनुमान से कबूल की जाएगी। वो ज़िंदगी बेकार है जिसका यकीन ना हो, और ज़िंदगी हमेशा बेयकीन होती है। ये बातें कम अज़ कम मुझे मुतासर नहीं कर सकती। और उसने बेदिली से कहा, आपकी रात के खूनी वाक़े से असर लिया है तो ये एक रूटीन की बात है। हमें उसका पहले से अंदाज़ा था। आपने चलते वक्त किसी खतरे के पेश नज़र एक पिस्तौल मेरे जेब में रख दिया था। एक पिस्तौल पहले से मेरे पास था और इन अंदेशों के लिए ये हथियार ईजाद किए गए हैं। हालांकि खासी गैर जमालियाती होते हैं। हमारे पास हथियार हैं और उन्हें चलाने के लिए मजबूत हाथ हैं। नमक खवारों के लिए नमक का ज़ख़ीरा मौजूद है। सोचने समझनों के लिए गर्दनों पर सर भी रखे हुए हैं। बस एक ज़रा सी अज़म की ज़रूरत पड़ती है। छावनी से वापस होते वक्त मैं पूरी तरह मोहतात था और किसी वक्त भी कहीं से आफत आ सकती थी और कोई भी खिलाफ़ तवक्का वाक़या रूनमा नहीं हुआ। वही हुआ जो इन हालात में होना चाहिए। ज़िंदगी एक मैदान कारज़ार है और ख़ारजी और दाखिली अनासर का तवाज़न कायम रहे तो बका है, वरना फना है। वो ज़हर लब मुस्कुरा रहा था। ख़ारजी हालात की अब क्या सूरत है और किसी ने देखा तो नहीं। अंधेरा मुवाफ़िक ख़ारजी अंसर साबित हुआ और दिन होता तो वो भी ये जुर्रात करते हुए 10 मरतबा सोचते। फ़ैसला इजरत में किया गया और अंधेरे से उन्होंने फैज़ याब हासिल करना चाहा और मुझे भी मदद मिली। लेकिन कुछ और चीज़ें उनके मुवाफ़िक नहीं थी। मसलन उन्होंने अपने मतलूब का तखमीना नहीं लगाया था। कौन लोग थे, कौन हो सकते हैं? और मैंने सरसरी अंदाज में कहा और शुरू ता आखिर तमाम वाक़या उसके गोश्त गुजार कर दिया। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं थी। नतीजा सामने मौजूद था और मैं बक़ैदे हयात था। मेरी रूह दाद सुनकर वो हैरत के साथ मुझसे लिपट गया और मैंने उसे फरीद का जिक्र नहीं किया कि वह मुझे बाहर सदर दरवाजे पर टकराई थी।
खदशा था कि प्रीत का जिक्र सुनकर कहीं उसके तहम्मुल का ज़रफ़ छलक ना पड़े और वह फ़िक्र में पड़ गया। आखिर किसने मेरी मुखबरी कर दी? किसे मालूम हो गया था कि प्रोफेसर ज़ाहिदी कर्नल हार्डिंग से मिलने छावनी गया हुआ है, और मैंने उसे पुरसकून रहने की तलकीन की, मगर वह परेशान ही रहा। 8 बजे के करीब मुलाकाती कमरे का दरवाज़ा आम लोगों के लिए खोल दिया गया और मैं सोफे से उठकर इधर उधर टहलने लगा और मैं प्रीत का इंतज़ार कर रहा था। मेरे क्यास के मुताबिक वो बर वक़्त वीनस के महल में नमूदार हुई। मैं सोचा कि अंदर कमरे में छुप गया और कान बाहर ही रहने दिए, देखें और वह सितम पेशा क्या से शेर सुनाती है। अरे प्रीत, तुम लिबास भी तब्दील नहीं किया, खैरियत है? और वीनस की आवाज़ आई। यहाँ भी उदासी है, प्रीत ने झरझराती हुई आवाज़ में कहा। क्यों? और वीनस ने पूछा। तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, जैसे रात भर जागती रही हो। क्या बात है? तबीयत कुछ ठीक नहीं और मैं वाकई रात भर जागती रही हूँ। अब तुम्हारा कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, वीनस ने शौकी से कहा। क्या बंदोबस्त? और मैं अंदर कसमसाने लगा। शर्म की हालत में वो कैसी लगती होगी। अरे किसी को पकड़ के लाना पड़ेगा। देर तक उसकी आवाज़ नहीं आई, शायद वह शर्मा रही थी। और चाय का इंतज़ाम नहीं हो सकता? यहाँ कोई मुलाजिम भी नज़र नहीं आ रहा। सब कहाँ मर गए? मोहनदास कहाँ गया? और प्रीत ने तलखी से कहा। मैं अलर्ट हो गया और ज़ुबान पे बेबारे खुदाया, ये किसका नाम आया? और विनिश ने कहा, मोहनदास अंदर मौजूद है। अंदर? प्रीत ने हैरत से कहा, और मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ कुछ घट गई थी। और उसी लम्हे विनिश ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और मैं हाँफता हुआ बाहर आ गया। नमस्कार दीदी जी, और मैंने हाथ जोड़कर कहा। मेरे पहुंचने पर उसकी आंखों में एक नाकाबिले बयान बेचैनी पैदा हुई। उसकी यह अतराबी कफियत देखकर मेरी रात की सारी थकन दूर हो गई। क्या सेवक से कोई काम पड़ गया? और मैंने खालस रियासती मुलाजमों के लहजे में कहा। बड़ी भाग्या कि आज कुमारी प्रीत दीदी ने याद किया। मैं सरकार से कहकर सिफारिश करवाने ही वाला था कि कुमारी मुझे कभी खिदमत का मौका नहीं देती। कुमारी नाराज़ रहती हैं। वो अपने होंठ काटने लगी, कोई जवाब नहीं दे सकी। वो शदीद ज़हनी कश्मकश में नजर आती थी। मुतज़ब्ज़ब परेशान हाल। वाकई उसकी आंखें सोच रही थी। मेरा तस्वर अभी कहाँ कहाँ तक था और वो मुझे बार बार घूर कर देखती थी और पहलू बदलने लगती। इस वक्त बिलाशुबा वो विनिश से ये कह सकती थी कि उसने कल रात एक दाढ़ी वाला शख्स देखा था। वो कौन था? और पहले तो कभी यहाँ नज़र नहीं आया, मगर उसने कमाल जहानत का सबूत दिया। कोई लफ्ज़ नहीं कहा। कम सुखनी वैसे भी बड़ी मुफीद चीज़ होती है। आदमी फ़लसफ़े की किताब मालूम होता है। मैं बड़ी बाकायदगी से उसका जायज़ा ले रहा था और उसकी आड़ी आड़ी सी रंगत, उड़ी उड़ी सी रंगत, बेकरारी शब ख्वाबी के लिबास में उसका नादक सरापा। मोहनदास, प्रीत की खातर तवाज़ा का एहतमाम करो, विनिश ने तीखेपन से कहा। जनाब, मैंने गर्दन झुका ली और घंटी बजाकर एक मुलाजिम को तलब किया और विनिश का हुक्म आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ से हटने को जी नहीं चाह रहा था। प्रीत का पौधा सामने खिला हुआ था, छुई मुई का पौधा। क्या सोच रही हो? विनिश ने बांकपन से कहा। और मोहनदास ने कुछ कहा है प्रीत, उसकी खताई माफ़ कर दो। ओहो, और उसे जैसे किसी ने काट लिया। मोहनदास, उसने अपनी ज़ुबान की लगाम थामी और उस वक्फे में उसे अपनी बरहमी कम करने का मौका मिल गया था। मेरी समझ में नहीं आता। और वह तंदी से बोली, ये शख्स क्या बक रहा है? यानी प्रीत? और विनिश इश्तियाल में उसे मुखातब कर रहा था और मैंने आँख के इशारे से उसे मना कर दिया। उसका लहजा एहतजाजी हो गया और उसने अंग्रेज़ी में कहा, तुम मोहनदास को मिस कर रही हो? ये बहुत खिदमत गुजार आदमी है। क्या मतलब? उसने अंग्रेज़ी के बजाय हिंदुस्तानी में हैरत का इजहार किया कि क्या तुम मेरे पास इसका तबादला करने की सिफारिश कर रहे हो? नहीं, विनिश ने बेपरवाही से कहा। चाय बनाओ। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे मुलाज़मों को पहचानना ज़रूरी चाहिए। वो हमदर्दाना नज़रों के लिए तरसते हैं। प्रीत के हाथ में चाय की प्याली कांप रही थी और वो कम बोलना चाहती थी, लेकिन विनिश कोई न कोई बात कहकर उसे चिढ़ा देता था। और मुझे उससे हमदर्दी है, उसने तन से कहा और मेरी तरफ देखा। और शायद उसे मेरी आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट पसंद नहीं आई। मैंने दरमियान में दखल दिया। सरकार, जान के मान पाऊँ तो एक बात कहूँ? कहो मोहनदास, विनिश ने फराख दिली से कहा। जनाब, राजकुमार प्रीत से ज़्यादा ज़हीन और बहादुर कुमारी पूरे भून में नहीं है, और इन्हें तो किसी राजा की रानी बनना चाहिए। मेरे दिल में उनकी बड़ी कदरें हैं, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे नाराज़ रहती हैं तो मुझे अपने दिल से नफ़रत होने लगती है। साहब, ना जाने क्यों मेरा मन करता है कि ये अपने हाथों से मुझे सजा दें और मेरा गला घोंट दें। विनिश इस पर बेसाख्ता हंसने लगा और प्रीत का चेहरा तमतमा गया, लेकिन विनिश को हंसते देखकर वह भी मुस्कुरा पड़ी। फीकी, जहरीली, जलती हुई और खौफजदा मुस्कुराहट। सुना तुमने? ये तुम्हारे लिए अपने दिल में कैसे जज्बात रखता है।
यकीनन वो तुरशी से बोली, और मैं तुम्हारी सिफारिश पर इसे समझने की कोशिश करूंगी। मैं ज़रूर नज़रसानी करूंगी। दरवाजे पर किसी के चहकने की आवाज़ आई, जैसे मकई के दाने गर्म बालों में चटकें और जैसे फूल झड़ियाँ छूटे, जैसे पतंगे उड़े, और वो उसी तरह सरशार झूमती गुनगुनाती हुई अंदर दाखिल हुई। अखड़, बदमस्त, खुद से बेगाना, सुंदिया, ला 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 लारा, और इतनी तानती थी उससे तन तारा। और उसने हाथ उठाकर दोनों को मस्ताना दाद सलाम किया, और जब मैं उसकी नज़रों के निशाने पर आया तो उसका गिंचा चटक गया। ओह मोहन! और उसने बेसाख्ता मुझे पुकारा, शाम को तुम कहाँ थे? यहीं था सुंदिया जी, मैं कहाँ जाता? कहिए मुझसे कुछ काम पड़ गया? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया। और उसने बेबाकी से कहा, हालांकि मैंने कल ही उसे तलकीन की थी कि वो अपने और मेरे ताल्लुक का जिक्र किसी से ना करे। शायद उसे याद आ गया और वो तमकने से बोली, हमें तुमसे काम था। अंकल विनेश से पूछो, और मैं तुम्हें पूछती हुई आई थी या नहीं? सुंदिया, हमने तुम्हें बताया था ना कि मोहन ज़रूरी काम से गया हुआ है। विनेश ने नागवारी से कहा, तुम अपना काम किसी और शख्स से करवा लेती। यहाँ मुलाजमों की कमी नहीं है अंकल, सारे मुलाजिम गंदे और हराम खून है, और मोहन दास सबसे अच्छा आदमी है। सुंदिया ने विनेश के करीब बैठते हुए कहा। इसे करार नहीं था, वो बेकल थी, और विनेश ने उसके बाल पकड़ लिए। सुंदिया, तुम्हारी ज़ुबान अब तेज़ चलने लगी है। मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज दूंगा। तुम वहाँ सही तरबियत हासिल पाओगी, और तुम्हें अंदाज़ा होगा कि यहाँ की और वहाँ की मुलाजमों में क्या फ़र्क होता है। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और इस तरह बातें नहीं करते प्यारी बच्ची। उसने अपना सर विनेश की आगोश में दे दिया था, और वहीं से मुझ तक तक रही थी, और शोकी फूटी पड़ रहती थी। लेकिन मेरी नज़र उससे ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकी, और उधर प्रीत बैठी थी, और हम दोनों की पुतलियाँ बार बार आमने सामने हो जाती थीं। उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे, और मुझे यकीन था कि आज दिन में किसी वक्त अंग्रेज़ फ़ौज की गश्ती गाड़ियाँ मेजर रॉबर्ट की लाश दरियाफ़त कर लेंगी, और उसके बाद भी प्रीत की हालत देखनी होगी जैसे लाल मिर्च खोलते हुए तेल में डाल दी जाए। और उसने थक कर सोफे से सर टिका लिया, और छत के नक्शो निगार देख रही थी। उसका बदन कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था, और उसकी खींची हुई गर्दन की नसें उभरी हुई थीं। आदमी की सोच पर किसने कदगन लगाई है, और मैंने तस्वर में उसके सिवा भी उसके नए नए जावियों से देखा और सोचा। अभी सुंदिया को आए हुए देर नहीं हुई थी कि पारो लपकते हुए कमरे में नमोदार हुई। उसने प्याजी साड़ी पहन रखी थी, और उसमें से उसका सरापा छलक रहा था। मालूम होता था जैसे आज ही बनी है, तरोताज़ा, शगुफ्ता, बिल्कुल नई। पारो पर यह इल्ज़ाम था कि वो जहानी प्रकाश चंद्र की आखिरी रानी थी। किसी ऐसी नई नई लड़की की शादी नहीं होती, और होती है तो वो इतनी नई नहीं होती। जहानी प्रकाश चंद्र ने मौत से पहले शायद उसे देखने पर ही इक्तफा किया था। उसके सिर्फ नज़ारे के लिए शादी की थी, क्योंकि उसके बदन की टहनी बड़ी सरसब्ज़ थी, और वह जाहो जलाल से एक शान दिलरुबाई से अंदर दाखिल हुई। मेरे सीने में हलचल सी मची, और मेरी गर्दन तन गई। विनेश, प्रीत और सुंदिया से रस्मी बातों के बाद उसने अपनी निगाह की कमंद मुझ पर फेंकी, और एक सानिये में सारी शिकायतें कर डालीं। मैंने अपनी आंखें मींच लीं कि मेरे पास इन शिकायतों की बाकायदा जवाज़ हैं। और फिर शंतला आ गई, सुरेश आ गया, और फिर चंद रानियाँ आईं, और देखते देखते खासा अज़दहाम हो गया। गालबन जिसने किसी का दरवाज़ा खटखटाया, उसे यह खबर मिली कि विनेश की तरफ से गया है। चुनाचा सब करो उसी तरफ हो गया, मगर वो नहीं आया जिसे मेरी आंखें ढूंढ रही थी। वो जाने किस आलम में होगी, किताबों में बैठी होगी, या मिल्टन की उंगली पकड़कर इंग्लिस्तान की सैर कर रही होगी, या मार्कस के साथ ब्रिटिश म्यूजियम में बैठी होगी, या ड्राउन के साथ हैगल पर सफ़र कर रही होगी। मुँह पसा उसे सता रहा होगा, या वो पुर से डर रही होगी। उसकी स्याह जुल्फ़ें रुखसारों की आंगन में खेल रही होंगी। शारदा वहाँ नहीं थी। इसलिए मैं विनेश की ख्वाबगाह में चला आया, और मैं उन सब लोगों की निगाहों की ताब न ला सका जो मुझ पर मरकूज़ हो जाती थीं। मेरी पुश्त दरवाजे की जानब थी, और मैं कुर्सी पर बैठा विनेश के सरहाने रखे हुए अंग्रेज़ी रसायल की तस्वीरें देख रहा था। अचानक मुझे झुर्री भरी आ गई। किसी ने मेरे कान में तिनका किया, और मैं कुर्सी समेत घूम गया। वो सुंदिया थी, और उन सब लोगों के सामने आ गई थी। आप? और मैंने हैरानी से पूछा, आप अंदर कैसे आ गईं? ऐसे वो फुर्ती से 2 कदम पीछे हटकर फिर आगे आ गई, और मुझे वो नूर जहां लगी। नूर जहां ने कभी सलीम को ऐसा ही जवाब दिया था, और ये अदा मुझ पर कुछ ऐसी भाई कि मैं बेइख्तियार मेरे दोनों बाजू फैल गए, और वो मेरे सीने में उतर पड़ी।
میں نے اسے دونوں بازو میں جکڑ لیا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کی آگ رکھ دی۔ شاید وہ جل گئی، تڑپنے لگی اور مجھے بر وقت کسی نے اندر سے ٹھوکا مارا اور میں نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ جائیے، میں نے گھبراہٹ میں کہا، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ آنے دو، وہ سرکشی سے بولی، پھر میں مر جاؤں گا، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ میں بھی مر جاؤں گی اور اس وقت آپ چلی جائیے۔ اور میں نے منت کرتے ہوئے کہا، ورنہ میں رات کو فون کروں گا نا، اور جب میں ہاں کہہ دوں تو چلے آنا۔ فون کسی اور نے اٹھا لیا تو اور میں اسے اپنے قریب ہی رکھ لوں گی۔ گھنٹی کی آواز سے کوئی جاگ گیا تو اس کا چہرہ بجھ گیا اور ہمارے لیے بڑی مشکلیں ہیں۔ ایک بار پھر میرا ہاتھ اس کی آغوش میں لینے کے لیے مچلے، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا، اور میں نے اسے وعدہ کیا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس طرف آئے اور میں کوئی تدبیر سوچ کر رکھوں گا۔ اگر میں یہ نہ کہتا تو سوال و جواب میں نہ جانے کتنی دیر لگ جاتی۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا اور دروازے پر آہٹ ہوئی تو میں سنبھل کر دو قدم دور جا کھڑا ہوا۔ پارو تیزی سے اندر آئی اور سندھیا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے لب مرتعش ہوئے اور وہ واپس ہونا چاہتی تھی۔ کچھ طور کا ٹھہر گئی اور مجھے اس کے اضطراب کا حال معلوم تھا۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی ہوگی اور سندھیا کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ میں گم گو کی حالت میں کھڑا تھا کہ اسے کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، اور رات کو نہ آنے کا عذر کس طرح بیان کروں۔ کیا بتاؤں کہ رات کو تو میں مر گیا تھا اور آج میرا نیا جنم ہے۔ سندھیا بہت تیز لڑکی تھی، کہاں سے ہمان رسوا نہ کرے گی، اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگیں اور میں چپکے سے باہر جانے لگا۔ مجھے یہی ایک بات مناسب نظر آئی، لیکن پارو کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ موہن سے باہر جاؤ اور تم مجھے اطلاع دے کر جانا، اس نے سختی سے کہا۔ آج موسم خراب ہے اور میں نے جرأت کی، گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں، باشدید بارش ہوگی، اور رات بھی بجلی چمک رہی تھی اور گھن گرج ہو رہی تھی۔ میں رات راج کمار کے کام سے گیا تھا، راستے میں پھنس گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے رانی صاحبہ، آج میں نہیں آؤں گا۔ اس نے میرا بیان نظر انداز کر دیا اور سندھیا سے باتیں کرنے لگی۔ میں باہر گیا تو وہاں پرکاش بونڈ کی آدھی آبادی جمع تھی، پریت ان میں نہیں تھی، اور میں اس کے پاس سے گزرتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ شاردا اپنے محل میں نہیں تھی، مالتی نے بتایا کہ وہ لائبریری میں بیٹھی ہے۔ میں لائبریری کی طرف نکل گیا۔ وہ ایک موٹی کتاب کے مطالعے میں منہمک تھی۔ وہاں تنہائی نہیں تھی، مگر مجھے اسے بس دیکھنا تھا، اور اس نے کنگھی کر کے بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ میں ان سیاہ بالوں کے برقعے میں اس کا بے گلاب چہرہ دیکھتا رہا اور آنکھوں میں سرما لگا کے چلا آیا، اور پھر میں اپنے کوارٹر میں آ کر دراز ہو گیا۔ ڈالی موجود نہیں تھی۔ تنہائی آوارہ خیالوں کا نشیب ہوتی ہے۔ میں نے کمر ٹکائی ہی تھی کہ خیالات بہنے اور ادھم مچانے لگے اور میری آنکھ لگ گئی۔ لیکن خیالوں کو جسم کی نیند سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سرشور ہو جاتے ہیں اور سارا میدان صاف ملتا ہے۔ چوکی دار سو جائے تو یہی ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ دروازے پر پرنام کرتا ہوا پنڈت ایشوری لال موجود تھا اور میں نے اسے اندر بلا لیا۔ آج مہاراج استان پر ہی مل گئے اور وہ ریشہ ختمی ہو کر بولا اور میرے چرن چھو لیے۔ کیا ارادہ ہے ایشوری لال؟ اور میں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ جو مہاراج کا ارادہ ہو، سیوک تو تیار بیٹھا ہے۔ اب یہاں سے جی کتا گیا ہے، کہاں چلو گے؟ ایک دن ایسا ہی ہونا تھا، پنڈت نے اشتیاق سے کہا۔ ویسے تو دیوی کو جو استھان پر بھائے پر ہمالیہ کی طرف زیادہ شانتی ہوگی۔ مجھے پنڈت کے غیر معمولی اشتیاق سے تجسس پیدا ہوا۔ سادھو دیوراج اور پنڈت دونوں مجھے بھون سے نکلنے اور ویرانوں میں چلنے کی تلقین بار بار کرتے رہے تھے، اور میں نے کبھی ان سے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ میں کیچو کے بارے میں اپنی کم علمی کا اظہار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیچو کی وجہ سے وہ مجھ پر مہربان تھے۔ یہ اور بات ہے کہ خود مجھے کیچو کے اسرار کا علم نہیں تھا۔ ایشوری لال اور سادھو کی سنجیدگی بے سبب نہیں ہو سکتی۔ کچھ اور کام نمٹانے والے رہ گئے تھے پنڈت، اور میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ संसार के काम कभी ख़त्म नहीं होते और देवी की आशा से बड़ा कौन सा काम है। समय पर ना पहुँचे तो देवी नाराज़ हो जाएगी। वो ऐसे दबे दबे लफ्ज़ों में जैसे मेरी शान वाला सिफात में गुस्ताखी का मरतकब हो रहा हो। नहीं पंडित ऐश्वरी लाल, देवी क्यों नाराज़ होगी? तमाम काम निपटा कर चलेंगे तो मन शांत रहेगा। तुम बड़े भाग्य वाले हो महाराज। मेरी इतनी विनती है कि मुझे भूल ना जाना। तुम्हारे चरणों में रहूँगा तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ ऐश्वरी लाल, तुमसे अच्छा सेवक कहाँ मिलेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि महाराज, मैंने तुम्हें पहचानने में कितनी देर कर दी। मैंने तुम्हें दुख दिए और तुमने मुझे क्षमा कर दिया। मेरे हृदय में अब भी ये लफ्ज़ चुभा हुआ है कि मेरी तरफ से तुम्हारा मन पूरी तरह साफ हुआ या नहीं। और वो खुश आमदाना अंदाज में बोला,
तुमने मुझे कब पहचाना? मैंने दिलचस्पी से पूछा। जाने दीजिए महाराज, पिछली बातें दोहराने से क्या होगा, वो नदामत से बोला। मैं बड़ा भागी हूँ और मैं समझा कि वो कोई मामूली काली शक्ति होगी जो तुम्हारे साथ है, और फिर मुझे पता चला कि वो तो देवी है जिसकी शक्ति ऊंची है, और मेरे मन में आया और मुझे तुमसे बैर हो गया, और मैं यहाँ बैठकर और आसन जमाकर देवी को नाराज़ी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे ये भूल हो गई और देवी ने पहले ही तुम्हें चुन लिया था। मेरे ज़हन में बहुत से सवाल आए और वह सब इब्तदाई नोयत के सवाल थे। मसलन देवी कौन है, उसकी शक्ति क्या है, वो क्या चाहती है, हिमालय की पहाड़ियों पर जाने से क्या फ़र्क वाक़या होगा। और मैं इतना कम अकल नहीं था कि साधु देवराज और पिंडत ऐश्वरी लाल की गैर मुतवक्का नवाज़शों से कुछ न समझ सकता। कोई बात ज़रूर थी, कोई अनोखी बात। कीचू कैसे कैसे मुश्किल मौक़ों पर नमोदार हुई थी। अकल ने कैसी गैर अकली बातों का तरद्दुद किया था, और मैंने पिंडत की कमर पर हाथ रख दिया, और इसी असना में डाली भी आ गई और उनको घर में देखकर उसकी तेवरी चढ़ गई। उसने रस्मी अंदाज में पिंडत को सलाम किया, जिसका जवाब पिंडत ने बहुत तफाक से दिया। लैला की कुतिया भी बड़ी शाय होती है। कुतिया डाली आ गई थी और मैं उसके गुर्राने और भौंकने का मुंतज़िर था। अपना पिल्ला सेन में रखकर वह बावर्ची खाने में चली गई, और गुड्डा खिलखिलाता हुआ मेरी समझ तेजी से बढ़ने लगा और मुझ पर सवार हो गया। फिर कब का इरादा है महाराज? पिंडत ने चुपके से कहा। समय नहीं आया है पिंडत, इंतजार करो और मुझसे मिलते रहो। अगर तुम हुक्म करो तो मैं यहीं डेरा डाल दूं, यहाँ या क्वार्टर के बाहर पीपल के नीचे स्थान जमा लूं। नहीं, तुम अंदर ही में रहो, मैंने हुक्मन कहा। अब जाओ। जैसी अच्छा महाराज। और पिंडत ने उठकर फिर से मेरे पैर पकड़ लिए और डाली से ये मंदिर देख रही थी। डाली ने मुझसे कोई बात नहीं की, अलबत्ता मुझे खूब जी भरकर खाना खिलाया, और वह शायद इस इंतज़ार में रहती थी कि मैं उसके हाथ का पका हुआ खाना खाऊं और मैं सामने बैठा रहूं तो वो ये रोटियां डालती रहे। मैंने ये बात महसूस की थी कि वो खाने के दौरान में मेरा मुंह चलता हुआ देखकर खुश होती थी, और मैं उसे चूल्हे के करीब देखकर खुश होता था। चूल्हा औरत का वजूद मुकम्मल कर देता है, वरना औरत खाली खाली आधी आधी सी महसूस होती है। चूल्हे की गर्मी से रुखसारों पर पसीने के जो कतरे उभर आते हैं वो मोती से लगते हैं, और चूल्हे के करीब बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और है।